जून की शुरुआत का वो गर्म और उमस भरा दिन था। खिड़की के बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और कमरे में रखे बेडसाइड टेबल पर फैंग हैंग का फोन पागलों की तरह वाइब्रेट कर रहा था। नींद में डूबे फैंग हैंग ने बड़बड़ाते हुए अलार्म बंद करने की कोशिश की, पर उसे अपना अलार्म ही नहीं मिला। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके होश उड़ गए। वो एक छोटे और अस्त-व्यस्त कमरे में था, जहां फर्श पर शराब की खाली बोतलें और टेबल पर पुराना खाना बिखरा पड़ा था। दीवार पर टंगी एक तस्वीर में एक घमंडी युवक ट्रॉफी थामे खड़ा था। ये सब देख फैंग हैंग का शरीर कांप उठा और वो झटके से सीधा बैठ गया, क्योंकि ये उसका घर नहीं था। उसे समझ आया कि उसकी आत्मा किसी और के शरीर में आ गई है, जिसका नाम भी फैंग हैंग ही था। तभी फिर से फोन बजा, जिस पर बड़ी मुसीबत नाम लिखा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शायाशी नाम की लड़की की चिल्लाने की आवाज आई, जो उसे पूरे दिन से ढूंढ रही थी और उसकी हालत के बारे में पूछ रही थी। फैंग हैंग ने जब गलती से सॉरी कहा तो शायाशी दंग रह गई, क्योंकि असली मालिक कभी माफी नहीं मांगता था। अपनी गलती सुधारने के लिए फैंग हैंग ने तुरंत चिड़चिड़े अंदाज में बात की। शायाशी ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में उसका रिज्यूमे भेज दिया है और कल दोपहर उसका इंटरव्यू है। शाक्सी के फोन काटने के बाद फैंग हैंग ने याद करने की कोशिश की कि इस शरीर का मालिक पहले एक प्रोफेशनल गेमिंग खिलाड़ी था, जो मैच फिक्सिंग और अपने खराब व्यवहार की वजह से बर्बाद हो चुका था। उसने गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबकर शायद सुसाइड कर लिया था। अब इस दुनिया में जीने के लिए उसे किंग ऑफ गॉड्स नाम का वो गेम खेलना ही था, जिसे पूरी दुनिया के लोग खेलते थे। जैसे ही फैंग हैंग ने गेम कैबिन के जरिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नाम के गेम में कदम रखा, उसके सामने एक डरावना ज़ॉम्बी चेहरा आया। वो बुरी तरह डर गया, पर तभी उसे याद आया कि ये उसका अपना एस लेवल टैलेंट कौशल ज़ॉम्बी क्लोन है। उसके पास एक ज़ॉम्बी क्लोन था, जो उसके लॉग ऑफ होने के बाद भी सामान इकट्ठा करने और कचरे में से पानी या लकड़ी जैसी चीज़ें ढूंढने का काम कर सकता था। हालांकि उसे ये टैलेंट बहुत खास नहीं लगा, पर तभी सिस्टम से एक अजीब आवाज़ आई। सिस्टम ने उसे एक नया खिलाड़ी माना और उसके पुराने सारे स्किल्स, लेवल और बैग का सामान पूरी तरह से डिलीट कर दिया। फैंग हैंग घबरा गया कि उसका अकाउंट खाली हो गया है, पर तभी सिस्टम ने उसे एक सुनहरा मौका दिया। चूंकि उसके पास पहले से ही एक टैलेंट था, इसलिए सिस्टम ने उसे दो विकल्प दिए, या तो वो एक नया दूसरा टैलेंट चुन ले या फिर अपने पुराने टैलेंट को ही अपग्रेड कर ले। फैंग हैंग सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे लगा था कि एस लेवल ही सबसे ऊपर होता है। पर जब अपग्रेड का मौका मिला तो उसने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया और दूसरे विकल्प पर टैप कर दिया। जैसे ही उसने चुनाव किया, सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा और उसे एस लेवल का महाशक्तिशाली कौशल मिला, जिसका नाम था उन्नत सुपर ज़ॉम्बी क्लोन। अब उसके पास जो ज़ॉम्बी क्लोन था, उसके पास फैंग हैंग के 50% गुण और 300% ज्यादा एचपी थी। पर सबसे गजब बात तो ये थी कि अब जैसे जैसे फैंग हैंग का लेवल बढ़ेगा, उसे हर लेवल पर उतने ही एक्स्ट्रा ज़ॉम्बी क्लोन मिलते जाएंगे। मतलब लेवल 2 पर 2 और लेवल 3 पर 3 और क्लोन। खुशी से झूमते हुए फैंग हैंग ने देखा कि अब उसे शुरुआती गेम वर्ल्ड चुनना था। उसके पास ज़ॉम्बी, वेस्टलैंड और वैम्पायर अपोकलिप्स के विकल्प थे। हालांकि वैम्पायर वाला हिस्सा आसान माना जाता था, पर फैंग हैंग ने जानबूझकर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चुना, क्योंकि उसके एस लेवल टैलेंट के लिए ज़ॉम्बी वाली दुनिया ही सबसे बेस्ट थी। वहां उसके क्लोन बिना डरे सामान हैक कर सकते थे। जैसे ही वो गेम में पहुंचा, उसने खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। उसका लेवल 1 था और उसके पास केवल 100 एचपी के साथ बेसिक ताकत और चपलता वाले 5 पॉइंट्स ही बचे थे। बैग में सिर्फ एक पुराना रेडियो था और सिस्टम ने उसकी सारी पुरानी प्रोग्रेस डिलीट कर दी थी। फैंग हैंग ने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित इलाके या किसी कंपनी के शेल्टर में जाना चाहिए, पर उसके पास तो किराया देने के पैसे भी नहीं थे। उसने अपना सर्वाइवल रेडियो ऑन किया तो देखा कि संदेशों की बाढ़ आ गई थी। लोग पानी और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तभी उसे एक बड़ी बात पता चली कि वो डिस्ट्रिक्ट 8 में है, जो कि एक बिल्कुल नया सर्वर था। पुराने सर्वर पर तो बड़ी कंपनियों का कब्जा था, पर नए सर्वर में सब कुछ जीरो से शुरू होना था। फैंग हैंग समझ गया कि ये उसके लिए अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और तभी कीचड़ में से एक सड़ी हुई हथेली बाहर निकली। उसका भयानक ज़ॉम्बी क्लोन अब उसके सामने खड़ा था। फैंग हैंग के दिमाग में एक नया प्लान आया कि दूसरों के शेल्टर में किराया देने के बजाय वो खुद का एक मजबूत शेल्टर बनाएगा और दुनिया भर के खिलाड़ियों से किराया वसूलेगा। उसने अपने ज़ॉम्बी को रास्ता बनाने का हुक्म दिया और एक नए जुनून के साथ जंगल में आगे बढ़ गया। जंगल में फैंग हैंग अपने ज़ॉम्बी क्लोन के पीछे सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। रास्ते में वो रुक रुक कर घास, पत्थर और जलाऊ लकड़ी जैसी बुनियादी चीज़ें उठाता रहा, जो सर्वाइवल टूल्स बनाने के काम आती हैं। करीब 10 मिनट बाद उसका ज़ॉम्बी क्लोन अचानक रुक गया। सामने एक अकेला ज़ॉम्बी खड़ा था। सामान्य खिलाड़ी शुरुआती स्टेज में ज़ॉम्बी से भिड़ने की गलती नहीं करते, क्योंकि खतरा ज़्यादा और फ़ायदा कम होता है। लेकिन फैंग हैंग अलग था। उसे इवोल्यूशन क्रिस्टल चाहिए था, ताकि वो लेवल 2 पर पहुंच सके और अपनी ताकत बढ़ा सके।
उसने फौरन झाड़ियों में छिपकर अपना स्किल पैनल खोला और 2 लकड़ी के भाले यानी वुडन स्पीयर्स तैयार किए। जैसे ही भाले तैयार हुए, फैंग हैंग और उसके क्लोन ने पीछे से हमला बोल दिया। ज़ॉम्बी धाड़ते हुए फैंग हैंग की तरफ झपटा, पर उसने फुर्ती से खुद को बचाया। करीब 20 बार वार करने के बाद वो ज़ॉम्बी ढेर हो गया। हालांकि उसे 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले, पर कोई क्रिस्टल नहीं मिला। फैंग हैंग निराश नहीं हुआ और उसने हार न मानते हुए शिकार जारी रखा। 8वें ज़ॉम्बी को मारने के बाद आखिरकार उसकी किस्मत चमक गई और उसे एक इवोल्यूशन क्रिस्टल खंड मिला। जैसे ही उसने उस लाल चमकते क्रिस्टल को अपनी हथेली में मसला, उसकी शक्ति उसके शरीर में समा गई। आपका स्तर बढ़कर 2 हो गया है। आपको 2 अतिरिक्त ज़ॉम्बी क्लोन मिल गए हैं। कीचड़ से 2 और ज़ॉम्बी क्लोन बाहर निकले और फैंग हैंग के पीछे तैनात हो गए। अब उसके पास कुल 3 क्लोन थे। फैंग हैंग का जोश 7वें आसमान पर था। उसने अपनी रणनीति बदल दी और ज़ॉम्बी क्लोनों को पेड़ों पर शोर मचाने का आदेश दिया ताकि आसपास के ज़ॉम्बी खिंचे चले आए। 3 घंटे की कड़ी मेहनत और ज़ॉम्बी संहार के बाद फैंग हैंग लेवल 4 पर पहुंच गया था। अब उसके पीछे 10 ज़ॉम्बी क्लोनों की एक छोटी सी फौज खड़ी थी। अगर कोई दूसरा खिलाड़ी उसे इस वक्त देखता तो यकीन नहीं कर पाता कि गेम शुरू होने के कुछ ही घंटों में कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अब सूरज डूबने वाला था और रात के वक्त ज़ॉम्बी और भी खतरनाक हो जाते हैं। फैंग हैंग ने अपने 172 सर्वाइवल पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स खर्च किए और रेडियो के जरिए पास के एक शेल्टर का पता लगाया। अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ वो तेजी से सुरक्षित ठिकाने की ओर बढ़ चला। आश्रय के अंदर पहुंचते ही फैंग हैंग को सिस्टम के मैसेज मिले कि यहां सिर्फ 5 लोग रह सकते हैं और ये सुरक्षित जगह केवल 62 घंटों तक ही काम करेगी। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा खोला, अंदर अलाव के पास बैठे 3 खिलाड़ी सतर्क हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने तो अपना धनुष निकालकर फैंग हैंग के ज़ॉम्बी क्लोन पर निशाना साध दिया। फैंग हैंग फौरन उन्हें शांत किया और समझाया कि ये ज़ॉम्बी उसका पालतू टैलेंट है, कोई खतरा नहीं। अंदर 3 लोग थे, एक हट्टा कट्टा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लियाओ बुफान, एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाला बूढ़ा जिमी और एक फैशनेबल दिखने वाली लड़की लिऊ लिन। परिचय के बाद फैंग हैंग ने अपने 10 ज़ॉम्बी क्लोन को बाहर सामान हैक करने के लिए भेज दिया, क्योंकि ज़ॉम्बी क्लोन पर रात में हमला नहीं होता था। जैसे जैसे रात बढ़ी और ठंड बढ़ी, सबकी भूख जाग गई। लिऊ लिन ने अपने बैग से 2 आलू निकाले और उन्हें भूनने लगी। लियाओ बुफान और जिमी के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए लिऊ लिन ने सौदेबाजी शुरू की। जिमी ने पानी की 6 बोतलों के बदले 1 आलू लिया, जबकि लियाओ बुफान के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। लिऊ लिन ने लियाओ बुफान को उसकी टीम में काम करने की शर्त पर आधा आलू देने का वादा किया, पर उसकी असली नज़र फैंग हैंग के ज़ॉम्बी टैलेंट पर थी। उसने फैंग हैंग को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया और वादा किया कि वो उसके खाने पीने का ध्यान रखेगी। पर फैंग हैंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके अपने बड़े प्लान्स थे। लियाओ बुफान ने बेचारे ने भूख के मारे हार मान ली और आधे आलू के लिए टीम ज्वाइन करने को तैयार हो गया। खाना खाते समय लियाओ बुफान ने फैंग हैंग से पूछा कि क्या वो भूखा रहेगा। फैंग हैंग मुस्कुराया और उसने देखा कि उसके ज़ॉम्बी क्लोन ने बाहर बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। उसने लियाओ बुफान से मजाक में कहा कि क्या वो उसके सारे कबाड़ के बदले एक उबला अंडा लेना चाहेगा। लियाओ बुफान हैरान था, क्योंकि अंडे इस वक्त मिलना नामुमकिन थे। फैंग हैंग ने शांत होकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अभी तो नहीं, पर जल्द ही अंडा आ जाएगा। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। फैंग हैंग के ज़ॉम्बी क्लोन वापस लौट रहे थे, पर क्या वे सिर्फ सामान लाए थे या कुछ और? जिमी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसका हाथ तुरंत धनुष पर चला गया। वो ज़ॉम्बी की आहट से पूरी तरह सावधान था। तभी लड़खड़ाते हुए एक ज़ॉम्बी फैंग हैंग के पास पहुंचा और उसने जितना भी सामान इकट्ठा किया था वो सब जमीन पर ढेर कर दिया। जलाऊ लकड़ी 2, कंकड़ 7, पंख 4, चिड़ियों के अंडे 2, कचरा 2, प्लास्टिक 1 प्राप्त हुआ। फैंग हैंग ने शांत भाव से हाथ हिलाया और अपने ज़ॉम्बी को दोबारा सामान ढूंढने यानी हैक के अगले दौर के लिए बाहर भेज दिया। ये नज़ारा देखकर लियाओ बुफान के होश उड़ गए। हैकर है भाई हैकर। अरे मैं हैकर नहीं हूँ। झूठ, मेरी ट्रेजर है की। हैकर ने स्किल से जीता। फैंग हैंग मुस्कुराया और जमीन से 2 चिड़ियों के अंडे उठाकर सूंघते हुए बोला, ये तो बुनियादी बातें हैं दोस्त, और देखो अंडे एकदम ताज़ा हैं। लियाओ बुफान को डर था कि कहीं फैंग हैंग अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए उसने तुरंत अपना सारा कचरा कबाड़, जिसमें कीमती एवोल्यूशन क्रिस्टल भी थे, फैंग हैंग के हवाले कर दिया। बदले में फैंग हैंग ने उसे उबले अंडे खिलाने का वादा किया। जिमी ने भी जब देखा कि ज़ॉम्बी पालतू की तरह व्यवहार कर रहे थे तो उसने अपना धनुष रख दिया और फैंग हैंग के S लेवल टैलेंट की तारीफ करने लगा। लिऊ लिन ने अपनी तरफ से पानी देने की पेशकश की, पर फैंग हैंग ने मना कर दिया, क्योंकि तभी दूसरा ज़ॉम्बी हाथ में नदी के पानी की बोतलें लेकर अंदर आ गया। फैंग हैंग ने अलाव पर पानी उबाला और उसमें अंडे फोड़कर डाल दिए।
उबले अंडे तैयार होते ही लियाओ बुफैन उन पर टूट पड़ा। अंडे खाकर उसकी भूख और प्यास दोनों मिट गई, पर उसे अब मलाल हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी खुद को लियूलिन की टीम के लिए आधे आलू में क्यों बेच दिया। पेट भरने के बाद फैंग हैंग ने रात की तैयारी शुरू की। उसने लकड़ी और घास का इस्तेमाल करके एक साधारण बिस्तर तैयार किया। लियाओ बुफान ने फिर से बेशर्मी दिखाई और बिस्तर के लिए सामान उधार मांगा, तो फैंग हैंग ने बड़े दिल के साथ उसे बना बनाया बिस्तर ही तोहफे में दे दिया। आखिर में रात के पहरे का समय तय हुआ। जिमी ने सुझाव दिया कि रात 12 से सुबह 8 बजे तक सब 2-2 घंटे की शिफ्ट करेंगे। फैंग हैंग ने रात 2 से 4 बजे की शिफ्ट चुनी। उसने अपने ज़ॉम्बियों को अनंत लूप में सामान इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया और बिस्तर पर लेट गया। खिलाड़ी खेल छोड़ रहा है, आपके पास 30 घंटे का ऑफलाइन समय है। फैंग हैंग को इतनी जल्दी चैन से सोते और लॉग ऑफ करते देख बाकी सब हैरान थे। जहां दूसरे खिलाड़ी एक एक सेकंड कीमती समझकर गेम में टिके रहना चाहते थे, वहीं फैंग हैंग बड़े आराम से अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को काम पर लगाकर गहरी नींद सोने चला गया। लियाओ बुफान ने सिर हिलाते हुए बस इतना ही कहा, बड़े भाई आप तो वाकई अपनी मर्जी के मालिक हो। गेम केबिन से बाहर आते ही फैंग हैंग को जोरों की भूख लगी। गेम में तो उसने अंडा खा लिया था, पर असली पेट तो खाली था। फ्रिज खोलने पर उसे ब्रेज्ड बीफ फ्लेवर वाले इंस्टेंट नूडल्स की कतारें सजी मिली। वाह कमाल है। बुदबुदाते हुए उसने एक पैकेट निकाला। पेट भरने के बाद उसने अपना गंदा कमरा साफ किया और इस शरीर की यादों को कुरेदने लगा। उसे अपनी पूर्व प्रेमिका का चेहरा तो धुंधला याद था, पर यह याद नहीं आ रहा था कि इस शरीर ने आत्महत्या क्यों की। फ्रिज पर लगी एक ग्रुप फोटो में उस लड़की को देखकर उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ, पर उसने खुद को संभाला। उसने फोन पर अपना कर्ज देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से वादा किया, भाई मैं तुम्हारे शरीर को बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका को तुम्हें छोड़ने पर पछतावा जरूर होगा। उधर गेम के अंदर लियाओ बुफान, जिमी और लियूलिन की हालत देखने लायक थी। फैंग हैंग के जाने के बाद उसके ज़ॉम्बी क्लोन हर कुछ मिनट में वापस आते और सामान का ढेर लगाते जाते। अब फैंग हैंग के बिस्तर के पास सामान का पहाड़ एक इंसान की ऊंचाई जितना ऊंचा हो गया था। ढेर सारे कीमती आलू और चिड़ियों के अंडे उन अनाड़ी ज़ॉम्बियों के पैरों तले कुचले जा रहे थे। लियाओ बुफान ये बर्बादी देखकर सुन्न हो गया था और उसे पछतावा हो रहा था कि उसने खुद को आधे आलू के लिए लियूलिन को क्यों बेच दिया। रात 2 बजे अलार्म बजते ही फैंग हैंग वापस गेम में लौटा। लियाओ बुफान की आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो अधमरा सा लग रहा था। फैंग हैंग को देखते ही उसने कमजोर आवाज में अभिवादन किया और फौरन सोने चला गया। फैंग हैंग जब बिस्तर के पास पहुंचा तो दंग रह गया। वहां सामान का ढेर अब 2 आदमियों जितना ऊंचा था। उसने कुछ आलू भुने और अपनी प्यास बुझाई, फिर काम पर लग गया। इतने सारे सामान को रखने के लिए उसे लकड़ी के बक्से, वुडन बॉक्सेस बनाने थे, जिसके लिए लकड़ी के तख्ते चाहिए थे। खुद तख्ते बनाना बहुत धीमा काम था और इससे ऊर्जा भी खर्च होती थी। तभी फैंग हैंग को एक क्रांतिकारी बात याद आई। उसका SSS लेवल टैलेंट अब कौशल को विरासत में ले सकता था। उसने अपने एक ज़ॉम्बी क्लोन को लकड़ी का तख्ता बनाने का आदेश दिया। ज़ॉम्बी की बेजान आंखों के ऊपर एक प्रोग्रेस बार दिखाई दी और उसने तख्ता बनाना शुरू कर दिया। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने लकड़ी का तख्ता बना लिया है। आपको अनुभव अंक +1 मिला है। फैंग हैंग खुशी के मारे पागल हो गया और जोर से हंसने लगा। हा हा हा, मैं अमीर हो गया। इसका मतलब था कि उसके 10 ज़ॉम्बी क्लोन बिना थके, बिना खाए पिए 24 घंटे उसके लिए क्राफ्टिंग कर सकते थे और उसका लेवल बढ़ा सकते थे। अब फैंग हैंग वाकई मजय बनने की राह पर था। उसने अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को काम पर झोंक दिया और खुद सामान छांटने में जुट गया। फैंग हैंग अपना सामान समेटने में लगा हुआ था और उसके साधारण से बिस्तर के सामने लकड़ी के 3 बक्से रखे थे। तभी लियूलिन ऑनलाइन आ गई। फैंग हैंग ने हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया, लेकिन लियूलिन की मुस्कान थोड़ी फीकी थी। उसे फैंग हैंग की काबिलियत देखकर जलन तो हो रही थी, पर इस बात का अफसोस भी था कि उसने पहले उससे अच्छे रिश्ते क्यों नहीं बनाए। खैर, उसने राहत की सांस ली कि कम से कम वो फैंग हैंग की दुश्मन तो नहीं थी। लियूलिन ने अपनी हिचकिचाहट छोड़ी और एक बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि उसके पास औषधि बनाने का A+ लेवल का टैलेंट है। वो अभी तो घाव भरने वाली जड़ी बूटियां बना सकती थी, लेकिन लेवल 10 के बाद एंटीवायरस सीरम और लेवल 20 के बाद खिलाड़ियों की ताकत बढ़ाने वाली जीन पोषण बना सकती थी। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये ज़ॉम्बी दुनिया में खुद को ताकतवर बनाने के तरीके बहुत कम थे। हालांकि मुसीबत ये थी कि लेवल 20 तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि सालों से खेल रहे 99% खिलाड़ी लेवल 10 तक भी नहीं पहुंच पाए थे। जब लियूलिन ने पूछा कि उसका हुनर कैसा है, तो फैंग हैंग ने बस इतना कहा कि ठीक है। ये सुनकर लियूलिन चिढ़ाई, क्योंकि उसका हुनर हजारों में एक था, लेकिन फिर उसे लगा कि फैंग हैंग के खतरनाक टैलेंट के सामने तो ये वाकई मामूली ही है।
फैंग हैंग समझ गया कि ल्यूलिन असल में उसके साथ टीम बनाना चाहती है। वो सोचने लगा कि ज़ॉम्बी क्लोन भले ही सब काम कर लेते हों, पर बेस की रखवाली और सामान के लेन देन के लिए इंसानी साथियों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ल्यूलिन ने साफ कह दिया कि उसे गेम में कोई बड़ा लीडर नहीं बनना। वो बस देवताओं के राजा के इस खेल में सुरक्षित रहकर वक्त काटना चाहती है। उसने वादा किया कि अगर फैंग हैंग उसकी हिफाजत करेगा तो वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगी। फैंग हैंग ने शर्त रखी कि वो उसे 3 वक्त का खाना और सुरक्षा देगा, लेकिन बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा। दोनों इस बात पर राजी हो गए कि वे जब चाहें ये साथ खत्म कर सकते हैं। फैंग हैंग ने उसे खाने वाला बक्सा दिखाया तो ल्यूलिन खुशी से उछल पड़ी। उसे वहां बोतलबंद पानी और डिब्बाबंद फल मिल गए, जिन्हें देखकर वो ऐसी चहकने लगी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फैंग हैंग को ताज्जुब हुआ कि वो इतने कम खाने पर इतनी खुश कैसे है, जबकि उसके पास तो अब कई दिनों का स्टॉक जमा हो गया था। रात में फैंग हैंग को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने रेडियो चालू किया। वहां हर तरफ हाहाकार मचा था। कोई खाने के बदले खुद को बेचने को तैयार था, तो कोई कीलें उस छिपने की जगह ढूंढ रहा था। फैंग हैंग ने भांप लिया कि अभी खाने की भारी मांग है, जिसका फायदा उठाकर वो बहुत सारा सामान बटोर सकता है। उसने कल के लिए 2 प्लान बनाए। पहला, एक ऐसी जगह ढूंढना जहां वो अपना खुद का शेल्टर बना सके, और दूसरा, अपना लेवल बढ़ाकर 5 तक ले जाना ताकि उसके पास 15 ज़ॉम्बी क्लोन हो जाए। उसे याद आया कि उसे असल जिंदगी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी जाना है। कहीं ऐसा न हो कि गेम में बचने के चक्कर में वो असली दुनिया में भूखा मर जाए। उसने ल्यूलिन से कहा कि कल उसे और लियाओ बुफान को बाहर जाकर शेल्टर के लिए सुरक्षित जगह और कीलें ढूंढनी होंगी। ये सुनकर ल्यूलिन के होश उड़ गए और उसने हैरानी से पूछा कि क्या वो वाकई अपना खुद का शेल्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। सुचेंग की मुख्य सड़क पर एक लाल रंग की बिजनेस कार हवा से बातें कर रही थी। कार चलाने वाली शियाशी की खूबसूरती और उसकी कोमल गर्दन देखकर कोई भी बेखल जाए, पर इस वक्त वो स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़े हुए थी जैसे किसी दुश्मन से जंग लड़ रही हो। बगल वाली सीट पर बैठे फांग हैंग की हालत खराब थी। उसे शियाशी के अंदर से आती जानलेवा वाइब्स महसूस हो रही थी। फांग हैंग को लगा कि उसके शरीर की याददाश्त में कुछ गड़बड़ है। उसे ये तो याद नहीं था कि वो शियाशी से कैसे मिला, पर यह पक्का याद था कि वो उसे हमेशा परेशान करता था। शियाशी ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या उसे कल रात भेजी गई जानकारी याद है। उसने फांग हैंग को चेतावनी दी कि बड़ी कंपनियां विकास को लेकर बहुत सीरियस होती हैं। जब फांग हैंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आवाज ऊंची करके उसे फटकारा और सड़क के बजाय उसकी तरफ देखने लगी। फांग हैंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैडम सड़क पर देखो, पर ऊपर से उसने अपनी कूल इमेज बनाए रखी और बस इतना कहा, मैं सुन रहा हूं। गाड़ी एक हाईटेक बिल्डिंग के सामने रुकी। फांग हैंग जब उतरा तो उसके पैर कांप रहे थे। शियाशी की ड्राइविंग किसी रेसिंग गैंग से कम नहीं थी। शियाशी थोड़ी फिक्रमंद थी। उसने गाड़ी से सिर निकालकर पूछा कि क्या वो साथ चले, पर फांग हैंग ने सख्ती से मना कर दिया। जैसे ही वो गई, फांग हैंग ने चैन की सांस ली। सामने फीनिक्स साउंड गेमिंग कंपनी का आलीशान लोगो चमक रहा था। फांग हैंग को याद आया कि इस कंपनी के पास खेल में एस लेवल का टैलेंट अपग्रेड मिशन है, जो साल भर में मुश्किल से 10 लोग ही पूरा कर पाते हैं। लेकिन फांग हैंग का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैच फिक्सिंग के झूठे आरोपों की वजह से कोई उसे नौकरी नहीं दे रहा था। जब वो इंटरव्यू के लिए 17वीं मंजिल पर पहुंचा तो वहां 3 लोग बैठे थे। बीच में टेक्निकल डायरेक्टर पैन ग्वांगलिन थे, बाईं ओर एक चतुर महिला जू यूलिंग और दाईं ओर एक सोया हुआ सा दिखने वाला आदमी। पैन ग्वांगलिन को फांग हैंग का प्रोफाइल पसंद आया, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी सिफारिश खुद अध्यक्ष किन शुरान ने की थी। तभी जू यूलिंग ने खेल बिगाड़ दिया। उसने फांग हैंग के मैच फिक्सिंग और उसके खराब बर्ताव से जुड़ी खबरें पैन ग्वांगलिन को दिखा दी। ये देखकर पैन का मूड बदल गया और उसने फांग हैंग से सफाई मांगी। जब फांग हैंग चुप रहा तो पैन ने उसे जाने के लिए कह दिया। जू यूलिंग मन ही मन खुश थी क्योंकि वो अपने भतीजे को उस जगह फिट करना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अध्यक्ष किन शुरान अंदर आईं। उनके साथ एक दुबला पतला विदेशी बूढ़ा जिमी भी था। जैसे ही जिमी की नज़र फांग हैंग पर पड़ी, वो खुशी से झूम उठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगा। जिमी को लगा कि किन शुरान ने फांग हैंग को यहां बुलाकर उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जिमी की कंपनी के साथ ये साझेदारी फीनिक्स साउंड के लिए बहुत जरूरी थी। पैन ग्वांगलिन और जू यूलिंग सन रह गए। उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वे बाहर निकाल रहे थे वो उस वीआईपी जिमी का खास दोस्त निकलेगा, जिसने कल रात खेल में फांग हैंग का जलवा देखा था। जिमी तो बस इस बात से खुश था कि अब खेल में उसे फांग हैंग की वजह से भूखा नहीं मरना पड़ेगा। फांग हैंग साक्षात्कार के बारे में सोच ही रहा था कि उसे एहसास हुआ कि वो बुढ़िया यानी जू यूलिंग उसे ही निशाना बना रही थी। खैर, खेल में सब कुछ सही चल रहा था और जल्द ही खिलाड़ियों के बीच व्यापार शुरू होने वाला था, जिससे कमाई करना आसान हो जाता। शियाशी ने उसे इस इंटरव्यू के लिए मजबूर तो किया था, पर फांग हैंग यहां रुकना नहीं चाहता था। उसने कंपनी की शानदार कॉफी का एक घूंट लिया
और तभी एचआर विभाग की महिला हाथ में दस्तावेजों का बंडल लिए दौड़ती हुई आई। उसने फांग हैंग को बताया कि कंपनी उसे सीधे इंटर्नशिप पर रख रही है, आधे महीने की ट्रेनिंग होगी और वेतन 30,000 युआन प्रति माह होगा। फांग हैंग चौंक गया क्योंकि सूचेंग में ये बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो उसने हिचकिचाहट दिखाई, पर बैंक के कर्ज के मैसेज देखकर उसने अनुबंध साइन करने का फैसला किया। जब उसने शर्तें पढ़ीं तो वो हैरान रह गया। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं, गेम में मिलने वाला सामान उसका अपना रहेगा और ऊपर से बोनस भी मिलेगा। उसने सोचा कि 1 महीना काम करके 30,000 युआन जेब में डालेगा और फिर इस्तीफा दे देगा। एचआर ने बताया कि उसका मुख्य काम वीआईपी क्लाइंट जिमी की खेल में सुरक्षा करना है। उसे रहने के लिए बगल के आलीशान होटल में मुफ्त कमरा भी मिल गया। इसके बाद वो तीसरी मंजिल पर गेमिंग व्यापार विभाग पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात टीम 3 के लीडर शेन किंग से हुई। शेन किंग काफ़ी हड़बड़ी में था क्योंकि नया सर्वर डिस्ट्रिक्ट 8 खुलने से काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। उसने फांग हैंग को एक नया गेमिंग केबिन चुनने को कहा और खुद काम में जुट गया। फांग हैंग ने सोचा कि जब गेम खेलना ही उसकी नौकरी है तो देर किस बात की। उसने केबिन खोला और सीधा खेल की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं वो फिर से अपने सिस्टम शेल्टर में था। वहां जमीन पर सामान बिखरा पड़ा था और ज़ॉम्बी क्लोन चुपचाप लकड़ियां और पत्थर लाकर फेंक रहे थे। लियू लिन और लियाओ बुफान नई जगह की तलाश में बाहर गए थे। फांग हैंग ने अपना गेम लॉग चेक किया तो पाया कि उसके ज़ॉम्बीज़ ने काफ़ी सारा सामान और यहां तक कि इंस्टेंट नूडल्स भी ढूंढ लिए थे। भरपेट नूडल्स खाने के बाद वो 10 ज़ॉम्बीज़ की सेना लेकर बाहर निकला। अब उसका अगला लक्ष्य कीलें इकट्ठा करना था। अपना खुद का बड़ा आश्रय बनाने के लिए लकड़ियां तो ज़ॉम्बीज़ ले आते, पर कीलों के बिना काम नहीं चलता। इन्हें खुद बनाना शुरुआती दौर में नामुमकिन था क्योंकि उसके लिए भट्टी और ढलवा लोहे की ज़रूरत थी। फांग हैंग समझ गया कि अब उसे किसी सर्वनाश व्यापारी शिविर की तलाश करनी होगी या फिर किसी खिलाड़ी से सौदा करना होगा। फांग हैंग ने अपना सर्वाइवल रेडियो चालू किया और आसपास के खिलाड़ियों को मैसेज डाल दिया कि जो भी उसे सर्वनाश व्यापारी शिविर यानी अपोकलिप्स मर्चेंट कैंप का पता बताएगा उसे वो 20 सर्वाइवल पॉइंट्स देगा। ये सुनकर रेडियो पर हंगामा मच गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है, और कुछ तो यहां तक कह गए कि अगर उसे इतने पॉइंट्स मिल गए तो वे अपना सिर काटकर फुटबॉल बना देंगे। तभी लू यू नाम के एक खिलाड़ी का प्राइवेट मैसेज आया। फांग हैंग ने बिना देर किए उसे 20 पॉइंट्स भेज दिए। लू यू तो दंग रह गया। उसे लगा कि फांग हैंग पक्का किसी बहुत बड़ी टीम का बंदा है जो इतना बेपरवाह है। उसने तुरंत उसे निर्देशांक भेज दिए जो वहां से महज आधे घंटे की दूरी पर थे। फांग हैंग अपने 10 ज़ॉम्बी क्लोन की सेना लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जो भी आम ज़ॉम्बी मिला उसे उसके क्लोन ने भालों से छलनी कर दिया। अगर कोई खिलाड़ी दूर से ये नज़ारा देखता तो उसे लगता कि ज़ॉम्बीज़ का कोई झुंड आ रहा है और वो डरकर रास्ता बदल लेता। पहाड़ी पार करते ही उसे वो शिविर दिख गया। वहां कुछ एनपीसी और आदिवासी रह रहे थे। फांग हैंग ने अपने ज़ॉम्बी क्लोन को बाहर ही रोका क्योंकि सुरक्षाकर्मी उन पर हमला कर सकते थे, और खुद अकेला अंदर गया। वहां एक दाढ़ी वाले एनपीसी व्यापारी ने उसका स्वागत किया और उसे सुरक्षित रात बिताने के लिए 500 पॉइंट्स का ऑफर दिया, जिसे फांग हैंग ने अनसुना कर दिया। उसने सीधे काम की बात की और मिशन पैनल खोला। उसकी नज़र सबसे ऊपर वाली लाइन पर जाकर थम गई। लंबर यार्ड कैंप से ज़ॉम्बी साफ करना। ये एक एसएसएस स्तर का मिशन था। फांग हैंग के शरीर के पुराने मालिक ने 2 साल में कभी एस लेवल से ऊपर का मिशन नहीं देखा था। इनाम में 4000 सर्वाइवल पॉइंट्स मिलने वाले थे। फांग हैंग के लिए ये सोने पर सुहागा था। उसे वैसे भी अपना लेवल बढ़ाने के लिए ज़ॉम्बी मारने थे, तो क्यों ना पॉइंट्स भी कमा लिए जाए। व्यापारी ने चेतावनी दी कि वो लकड़ी का गोदाम ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है और इसे पूरा करने के लिए 3 दिन का समय है। साथ ही उसने गारंटी के तौर पर फांग हैंग के पास बचे हुए आखिरी 167 पॉइंट्स भी जमा करा लिए। व्यापारी को लगा कि फांग हैंग को मदद की जरूरत पड़ेगी, पर फांग हैंग तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी, वो तो वहां अकेले ही तबाही मचाने जा रहा था। जैसे ही फांग हैंग शिविर से बाहर निकला, लू यू और उसका साथी वहां पहुंचे। मिशन पैनल देखते ही लू यू की चीख निकल गई, क्योंकि एसएसएस स्तर का वो नामी मिशन गायब हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे स्वीकार कर लिया है। उसे लगा कि पक्का वो 20 पॉइंट्स वाला अमीर बॉस ही ये पागलपन कर सकता है, पर अकेले उन हजारों ज़ॉम्बी को खत्म करना नामुमकिन था। लू यू को तो सोचकर ही पसीने आने लगे। लकड़ी का गोदाम सर्वनाश व्यापारी शिविर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए फांग हैंग महज 15 मिनट में वहां पहुंच गया। झाड़ियों में छिपकर जब उसने अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा गोदाम सैकड़ों ज़ॉम्बी से अटा पड़ा था। उनकी डरावनी कराहें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। लेकिन फांग हैंग डरने के बजाय उत्साह से हाथ मलने लगा,
क्योंकि उसके लिए ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एवोल्यूशन क्रिस्टल का खजाना थे। उसने इशारा किया और उसके 10 ज़ॉम्बी क्लोन लकड़ी के भाले लेकर चुपचाप अंदर घुस गए। वहां मौजूद साधारण ज़ॉम्बी इतने सुस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बीच शिकारी आ चुके हैं। फांग हैंग के क्लोनों ने एक एक करके उन्हें भालों से गोदना शुरू कर दिया। उन बेचारों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके अपने जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी उन पर हमला क्यों कर रहे हैं। वे बस चुपचाप खड़े रहे और कटते चले गए। फांग हैंग झाड़ियों में बैठकर गेम लॉग देख रहा था, जहां लगातार मैसेज आ रहे थे। आपने एक ज़ॉम्बी मारा, 1 पॉइंट मिला। आपको एक क्रिस्टल टुकड़ा मिला। शुरू में तो उसे ये सब बड़ा रोमांचक लगा, लेकिन जब काम थोड़ा धीमा हुआ तो वो बोर होकर जमीन पर बैठ गया और अपने बैग से डिब्बाबंद फल निकालकर बड़े मजे से खाने लगा। उसने सोचा कि उसका ज़ॉम्बी क्लोन वाला टैलेंट वाकई कमाल का है, बिना एक खरोंच खाए हजारों ज़ॉम्बी का सफाया। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरा कैंप साफ हो गया। फांग हैंग के क्लोन खून से सने हुए बाहर आए और उसके कदमों में 47 एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े ढेर कर दिए। फांग हैंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उन चमकीले टुकड़ों को अपने हाथों में लेकर मसला, जिससे खून का एक घना कोहरा उठा और उसकी हथेली के जरिए उसके शरीर में ताकत भर गई। देखते ही देखते वो लेवल 5 पर पहुंच गया। उसकी ज़ॉम्बी सेना में अब 5 और नए सदस्य जुड़ गए थे, जिससे उसकी ताकत 1/3 बढ़ गई। लेवल 5 के बाद अब उसे और अपग्रेड होने के लिए ऊंचे लेवल के क्रिस्टल्स की जरूरत थी, पर फिलहाल उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो गोदाम के अंदर गया और वहां की तलाशी ली। वहां उसे जो मिला उसने फांग हैंग की आंखें चमका दीं। गैसोलीन के बैरल, खाना पकाने के बर्तन, स्टील की कुल्हाड़ियां और सबसे कीमती चीज, एक पुरानी माउंटेन बाइक। जंगल के इलाके में साइकिल मिलना किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इससे उसका सफर बहुत आसान होने वाला था। वहां उसे लंबरयार्ड मजदूरों की जैकेट और पैंट भी मिली। हालांकि वे देखने में काफी भद्दी थीं, पर उन्हें पहनने से लकड़ी काटने की रफ्तार 25% बढ़ जाती थी। फांग हैंग ने मुस्कुराते हुए वे कपड़े अपने ज़ॉम्बी क्लोन को पहना दिए और कहा, ये तुम पर बहुत जंच रहे हैं। सामान इतना ज्यादा था कि वो उसे एक बार में अपने शेल्टर नहीं ले जा सकता था। उसने तय किया कि वो सिर्फ कीमती सामान और कुल्हाड़ी साथ ले जाएगा और बाकी भारी लकड़ियां उसके ज़ॉम्बी रात भर ढोते रहेंगे। उसने अपना बैग ठसाठस भरा, माउंटेन बाइक पर पैर रखा और तेजी से सर्वनाश व्यापारी शिविर की ओर निकल पड़ा, ताकि अपना एसएसएस लेवल का इनाम वसूल सके। सर्वनाश व्यापारी शिविर में बिग बियर्डी फांग हैंग को इतनी जल्दी वापस देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने एसएसएस स्तर का मिशन चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। उसने फांग हैंग की जमकर तारीफ की और इनाम के तौर पर उसके खाते में 4167 सर्वाइवल पॉइंट्स डाल दिए। फांग हैंग की इस फुर्ती ने व्यापारी का दिल जीत लिया और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वेटेल ने उसे एक गुप्त संगठन डार्क नाइट्स के बारे में बताया। डार्क नाइट्स का नाम सुनते ही फांग हैंग के कान खड़े हो गए। उसे याद आया कि ये खेल की मुख्य कहानी, मेन स्टोरी लाइन से जुड़ा एक रहस्यमयी ग्रुप है, जिसमें शामिल होना हर खिलाड़ी का सपना होता है। वेटेल ने उसे बताया कि अगर वो इस ग्रुप में जाना चाहता है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। मिशन मिला, होप टाउन के एक अस्पताल से टी वायरस सीरम ढूंढ कर लाना। हालांकि शहर ज़ॉम्बीज से भरा था और मिशन खतरनाक था, पर 60 दिन की समय सीमा देखकर फांग हैंग ने तुरंत हामी भर दी। अब फांग हैंग के पास कुल 5520 सर्वाइवल पॉइंट्स हो चुके थे। इतनी बड़ी रकम खेल के दूसरे ही दिन किसी के पास होना नामुमकिन था। वेटेल उसकी दोस्ती से इतना खुश था कि उसने अपना प्राइवेट कलेक्शन, यानी वो गुप्त सूची खोल दी जो आम खिलाड़ियों के लिए बंद रहती थी। फांग हैंग की नजरें वहां मोटरसाइकिल और भट्टियों पर टिकी थीं, लेकिन तभी उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। स्किल बुक्स। मोटरसाइकिल या कोई भी सामान इन किताबों के सामने फीका था। फांग हैंग जानता था कि इस खेल में लेवल बढ़ने से ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि इन स्किल्स से ही शरीर फौलाद बनता है। उसने बिना वक्त गवाए 4600 पॉइंट्स खर्च किए और 3 जादुई किताबें खरीद लीं। शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ, शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिक और चपलता प्रशिक्षण, एजिलिटी। वेटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि खुद पर निवेश करना सबसे समझदारी का काम है। अब फांग हैंग सिर्फ ज़ॉम्बीज का मालिक ही नहीं, बल्कि खुद भी एक ताकतवर योद्धा बनने की राह पर था। आखिर असली दुनिया में लाखों में बिकने वाली ये किताबें उसे महज कुछ हजार पॉइंट्स में मिल गई थीं। कैंप से बाहर निकलते ही फांग हैंग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उसके हाथ में जो 3 स्किल बुक्स थीं, उनकी कीमत करोड़ों में थी। उसने बिना देर किए तीनों किताबें अपने सिर से छुआ दीं और देखते ही देखते उसके शरीर में स्ट्रेंथ, स्टैमिना और चपलता की नई शक्तियां समा गईं। हालांकि उसे तुरंत कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ, पर उसे पता था कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। रात होने वाली थी, इसलिए वो अपनी माउंटेन बाइक उठाकर जल्दी से अपने कैबिन की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने बिना समय गवाए फ्रोजन मोमोज का पैकेट खोला और उन्हें पकने के लिए चढ़ा दिया।
मोमोज की खुशबू ऐसी थी कि लियाओ बुफान के मुंह में पानी आ गया। बेचारा लियाओ बुफान अपने बेस्वाद उबले हुए आलू देख रहा था। उसने फौरन फैसला किया कि अब से वो फांग हेंग के साथ ही काम करेगा, बस बदले में उसे ऐसा ही बढ़िया खाना चाहिए। वहीं जिमी ने शांति से चाय का घूंट भरते हुए बताया कि वो धनुष बनाने में माहिर है, जो शुरुआती गेम में बहुत काम आने वाले थे। लियाओ बुफान और ल्यूलिन ने बताया कि आज उन्होंने आसपास के इलाके की खोजबीन की है। उन्हें वहां एक पुरानी और डरावनी जेल मिली है जहां हजारों ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। लियाओ बुफान तो उस जेल का नाम सुनकर ही कांप रहा था। उसे लगा कि वहां जाना मौत को दावत देना है, लेकिन फांग हेंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जेल का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा कि वो उसी जेल को अपना मजबूत ठिकाना, आश्रय बनाएगा। लियाओ बुफान को लगा कि फांग हेंग पागल हो गया है, क्योंकि वहां हजारों ज़ॉम्बी थे, पर फांग हेंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके लिए वे ज़ॉम्बी नहीं बल्कि हजारों सर्वाइवल पॉइंट्स थे। उसे बस उन सबको ढेर करके अपने लिए ढेर सारा सामान खरीदना था। फांग हेंग सुबह की ताज़ा हवा में कुछ सोच ही रहा था कि तभी लियाओ बुफान ने उसे टोक दिया। लियाओ बुफान ने बताया कि परसों सिस्टम की सुरक्षा हट जाएगी, इसीलिए वो आज पूरे जोश के साथ केबिन को मजबूत करने के काम में जुट गया है। उसने बड़े गर्व से फांग हेंग को बताया कि उसकी खास काबिलियत ही मरम्मत और मजबूती बढ़ाना है, जिससे सामान भी कम लगता है और काम भी पक्का होता है। फांग हेंग ने राहत की सांस ली और सारा जिम्मा उसे सौंप दिया। तभी दरवाजे पर चरचराहट हुई और लकड़हारे की वर्दी पहने एक ज़ॉम्बी अंदर आया। उसने अपने बैग से लकड़ियों का ढेर फर्श पर पटक दिया और बिना किसी की तरफ देखे वापस चला गया। ये देखकर लियाओ बुफान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब समझ आया कि फांग हेंग के पास सामान की कोई कमी क्यों नहीं थी। वहीं फांग हेंग ये देखकर खुश था कि उसके ज़ॉम्बी क्लोन न सिर्फ काम कर रहे थे, बल्कि उसकी शारीरिक प्रशिक्षण की स्किल का लेवल भी बढ़ा रहे थे। फांग हेंग गेम से लॉग ऑफ होकर असल दुनिया में आया तो देखा कि कंपनी ने उसके लिए एक शानदार होटल में कमरा बुक कर रखा है। उसे शियाशी के कई मिस्ड कॉल और मैसेज भी मिले। बातों बातों में उसे पता चला कि शियाशी किसी मैच के लिए सियोल जा रही है। उसे ताज्जुब हुआ कि क्या वो भी कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी है। खैर, एक आरामदायक नींद लेने के बाद वो अगले दिन फिर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में भारी अफरा तफरी मची थी, क्योंकि गेम का नया जिला 8 खुल चुका था और हर कोई उसमें अपनी जगह बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। फांग हेंग ने बिना वक्त बर्बाद किए एक गेम केबिन पकड़ा और वापस गेम की दुनिया में पहुंच गया। गेम में कदम रखते ही उसे खुशखबरी मिली। रात भर ज़ॉम्बी क्लोनों की मेहनत की वजह से उसकी शारीरिक शक्ति का लेवल बढ़कर 5 हो गया था। केबिन में लियाओ बुफान अपनी खिड़की ठीक करने में लगा था। उसने बताया कि जिमी आज रात को वापस आएगा और उसने फांग हेंग के लिए 7 शानदार धनुष छोड़ रखे हैं। वहीं लियोलिन भी एक धनुष लेकर अकेले ही आसपास के इलाके की छानबीन करने निकल गई थी। अब फांग हेंग को अपनी अगली चाल चलनी थी। फांग हेंग ने एक तैयार किया हुआ क्रॉसबो उठाया और बड़े ध्यान से उसे हाथ में लेकर चेक करने लगा। उसकी आंखों के सामने हथियार का पूरा डेटा आ गया, जिससे पता चला कि ये एक नॉर्मल क्वालिटी का हथियार है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी 50-50 है। ये क्रॉसबो 9 से 11 के बीच डैमेज दे सकता था। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि एक बार तीर लोड करने के बाद इसे चलाया जा सकता है, जिससे दुश्मन को ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। अगर इसमें स्पेशल एरोज का इस्तेमाल किया जाए तो इसका डैमेज और भी ज्यादा बढ़ सकता था। फांग हेंग को ये काफी सही लगा और उसने सोचा कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक क्रॉसबो लियाओ बुफान के पास छोड़ देगा। उसने तुरंत एक क्रॉसबो और कुछ तीर लियाओ बुफान की तरफ फेंक दिए और बाकी के 5 क्रॉसबो अपने बैग में रख लिए। लियाओ बुफान उस समय एक छोटे पत्थर के हथौड़े से खिड़की पर कीले ठोक रहा था। उसने थोड़ी टेंशन में कहा कि मालिक, सिर्फ ये क्रॉसबो काफी नहीं होगा, क्योंकि अगर दुश्मन आ गया तो उसकी कमजोर बॉडी अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी। फांग हेंग ने उसकी हालत देखी और कूल अंदाज में कहा कि उन्हें आज रात एक्स्ट्रा खाना खाना होगा, जिस पर लियाओ बुफान तुरंत मान गया। इसके बाद फांग हेंग अपने 15 ज़ॉम्बी क्लोन्स को साथ लेकर केबिन से बाहर निकला और जेल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी मिलता वे उसे तुरंत ढेर कर देते। जहां नॉर्मल प्लेयर्स ज़ॉम्बीज का झुंड देखकर छिप जाते थे, वहीं फांग हेंग बिना डरे आगे बढ़ रहा था। चलते चलते उसने अपने ज़ॉम्बी क्लोन्स के एट्रीब्यूट्स को बारीकी से स्टडी किया। उसके लेवल 5 के क्लोन्स की HP 412 थी और उनकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस जैसे पॉइंट्स एकदम बैलेंस थे। सबसे खास उनकी पैसिव स्किल थी, जो उन्हें मानसिक हमलों और वायरस से बचाती थी और उनकी HP को 300% बढ़ा देती थी। फांग हेंग को समझ आ गया था कि आमने सामने की फाइट में ये क्लोन्स बहुत पावरफुल थे। करीब 1 घंटे तक जंगल के मुश्किल रास्ते पर चलने के बाद फांग हेंग को पहाड़ी के नीचे वो जेल दिखाई दी। जेल के पीछे पहाड़ था और सामने एक सड़क थी, जिसे देखकर उसे लगा कि वो जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच गया है। जेल की बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची दीवारें और कटीले तारों के घेरे देखकर फांग हेंग हैरान रह गया। उसने सोचा कि किसी प्लेयर के शेल्टर के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। हालांकि वहां के चौक में बहुत सारे वर्दी वाले ज़ॉम्बी घूम रहे थे और सुरक्षा घेरा थोड़ा टूटा हुआ था। फांग हेंग ने सावधानी बरती और खुद को दूर रखा, क्योंकि उसे पता था कि एक जिंदा इंसान की सांस ज़ॉम्बीज को खींच सकती है।
उसने एक रास्ता खोजा जहां सेंट्री कैबिन की खिड़की से उसके ज़ॉम्बी क्लोन्स अंदर कूद सकते थे। उसने अपनी बैटल स्ट्रैटेजी बनाई और क्लोन्स को कंट्रोल करते हुए कैबिन के अंदर भेजा। वहां मौजूद 2 ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उसके सभी 15 क्लोन्स कामयाबी से जेल के चौक में पहुंच गए। ये देखकर फांग हैंग ने ताली बजाई और लॉन पर बैठकर अपने क्लोन्स को ऑर्डर दिया कि वे जेल के सारे ज़ॉम्बीज़ को साफ करना शुरू करें। जैसे ही अटैक शुरू हुआ, फांग हैंग के पास सिस्टम नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। हर हमले के साथ उसे स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे और हर ज़ॉम्बी के मरने पर उसे 2 सर्वाइवल पॉइंट्स मिल रहे थे। वो समझ गया कि अब उसे बस आराम से बैठकर एक्सपीरियंस जमा करना है। टाइम पास करने के लिए उसने अपना सर्वाइवल रेडियो निकाला और चार्ट्स पढ़ने लगा। उसे लू यू का एक प्राइवेट मैसेज मिला जिसने उसे पहले एक कैंप का एड्रेस भेजा था। लू यू ने शॉक में पूछा था कि क्या अपोकलिप्स मर्चेंट कैंप का वो एसएसएस लेवल मिशन फांग हैंग नहीं पूरा किया है। जब फांग हैंग ने हाँ कहा तो लू यू और उसका साथी झोई दम रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा मिशन कैसे कर सकता है। जब लू यू ने इसका तरीका पूछा तो फांग हैंग ने चालाकी से जानकारी के बदले 100 सर्वाइवल पॉइंट्स मांग लिए। लू यू को लगा कि फांग हैंग पक्का कोई बहुत बड़ा बॉस प्लेयर है। झोई ने तो यहाँ तक सोच लिया कि उसे गेम से ऑफलाइन जाकर फांग हैंग की असली पहचान पता करनी चाहिए ताकि वो उसे अपनी कंपनी में ला सके। झोई तुरंत लॉग आउट होने की तैयारी करने लगा और लू यू से कहा कि वो तब तक उसके शरीर की रखवाली करे। फांग हैंग ने जब देखा कि दूसरे प्लेयर ने उसके ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने निराश होकर बेचारा कहा और अपना प्राइवेट चैट बंद कर दिया। उसे उन 100 सर्वाइवल पॉइंट्स की कोई खास भूख नहीं थी, पर मुफ्त का फायदा छोड़ने में उसे मजा नहीं आता था। गेम में प्राइवेट चैट की भी अपनी लिमिट थी। हर आधे घंटे में गिने चुने मैसेज ही किए जा सकते थे जो ज्यादा से ज्यादा 5 बार तक जमा हो सकते थे। फांग हैंग बोरियत में घास पर लेटा हुआ था कि तभी अचानक उसके सिस्टम ने नोटिफिकेशंस की झड़ी लगा दी। मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि उसके ज़ॉम्बी क्लोन पर हमला हो रहा है और अचानक एक मैसेज आया जिसे देख फांग हैंग को बिजली का झटका लगा। उसका एक ज़ॉम्बी क्लोन मारा जा चुका था और उसे रिस्पॉन होने में अब 24 घंटे लगने वाले थे। वो हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया और कटीले तारों के घेरे से जेल के चौक की तरफ झांकने लगा। वहां ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के बीच एक अजीब सा जीप था जिसकी स्किन मटमैले हरे रंग की थी और उसमें लाल रंग की झलक दिख रही थी। उसकी आंखें किसी डरावनी लाल लाइट की तरह चमक रही थी। फांग हैंग तुरंत समझ गया कि ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी है। उसने बिना देर किए अपने बाकी क्लोन्स को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। उसे पता था कि ये म्यूटेटेड वाले आम ज़ॉम्बी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और थोड़े चालाक भी होते हैं। अगर वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता तो उसके सारे क्लोन्स मारे जाते और गेम की शुरुआत में ही उसके 24 घंटे बर्बाद हो जाते, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। फांग हैंग ने जब अपना गेम लॉक चेक किया तो उसे पता चला कि वो ज़ॉम्बी असल में एजिलिटी टाइप का था। वो क्लोन के एक हमले के बदले 3 बार वार कर रहा था और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फांग हैंग ने अपनी ठुड्डी सहलाई और सोचने लगा कि इसे पतंग उड़ाने यानी काइटिंग वाली तकनीक से नहीं मारा जा सकता क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। फांग हैंग ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने क्लोन्स को कंट्रोल करते हुए पहले उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के आसपास के छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके साफ किया। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद जब मैदान थोड़ा साफ हुआ तो उसने अपने क्लोन्स को वापस बुलाया। उसने अपने बैग से 5 क्रॉसबोज निकाले और उन्हें क्लोन्स के बीच बांट दिया। फांग हैंग अपनी जान जोखिम में डालकर उस ज़ॉम्बी के करीब नहीं जाना चाहता था क्योंकि गेम में सिर्फ 3 जानें मिलती हैं और एक खरोंच का मतलब था सीधा इन्फेक्शन और मौत। उसके ज़ॉम्बी क्लोन्स ने आदेश मिलते ही क्रॉसबो लोड किए। हालांकि ये क्लोन्स अपने आप जटिल काम नहीं कर सकते थे, लेकिन फांग हैंग की निगरानी में वे हथियार चला पा रहे थे। जैसे ही 5 क्लोन्स जेल की बाड़ से 3 मीटर की दूरी पर रुके, फांग हैंग ने शूट करने का कमांड दिया। पहली बार में तो तीर कंक्रीट की जमीन पर जा गिरे, जिस पर फांग हैंग ने मन ही मन अपने क्लोन्स की खराब एमिंग को कोसा। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने तीर चलाए तो एक तीर सीधा उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के कंधे पर जा लगा। तीर लगते ही वो ज़ॉम्बी गुस्से में दहाड़ा और बिजली की रफ्तार से क्लोन्स की तरफ झपटा। उसकी स्पीड देखकर फांग हैंग की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई। वो ज़ॉम्बी अंधाधुंध भागते हुए जेल के कटीले तारों में बुरी तरह फंस गया था। वो कटीली बाड़ के पीछे से हाथ पांव मार रहा था, लेकिन बाड़ की दूसरी तरफ खड़े क्लोन्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। फांग हैंग ने अंधेरे में छिपकर एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, बेटा अब फंस गए ना? और उसने अपने क्लोन्स को फिर से तीर लोड करके उस पर निशाना साधने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन फांग हैंग को कोई जल्दी नहीं थी। वो तो बस अंधेरे में छिपकर तमाशा देख रहा था। करीब 10 मिनट की मेहनत के बाद वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी तीरों से छलनी होकर जमीन पर ढेर हो गया। फांग हैंग ने तुरंत अपने क्लोन्स को आदेश दिया कि वे संतरी केबिन के जरिए जेल के अंदर जाएं और वो क्रिस्टल लेकर आएं। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आया, उसने देखा कि ये लेवल 10 से नीचे के खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस बढ़ाने के काम आता है। फांग हैंग ने क्रिस्टल को अपनी हथेली में भींचा और वो एक धमाके के साथ टूट गया।
उससे निकली लाल धुंध फांग हैंग के शरीर में समा गई और उसका लेवल बढ़कर सीधा लेवल 6 हो गया। लेवल बढ़ते ही उसकी टैलेंट स्किल स्प्लिट ज़ॉम्बी क्लोन एक्टिवेट हो गई और मिट्टी से 6 नए ज़ॉम्बी क्लोन्स बाहर निकल आए। अब उसके पास क्लोन्स की एक छोटी मोटी आर्मी तैयार हो गई थी। फांग हैंग ने सोचा था कि लेवल 5 के बाद तरक्की धीमी हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत फायदे का सौदा निकला। उसने अपने क्लोन्स को वापस जेल के ज़ॉम्बी साफ करने पर लगा दिया और खुद वहीं बैठकर नए क्लोन्स के लिए लकड़ी के भाले बनाने लगा। करीब 5-6 घंटे बीत गए और उसके क्लोन्स ने काफ़ी लूट इकट्ठा कर ली थी, जिसमें ब्लूप्रिंट्स, रेसिपीज और कुछ स्क्रू शामिल थे। हालांकि उसे गोल्डन केकड़ा बनाने जैसी रेसिपीज मिल रही थीं, जो उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो कोई शेफ नहीं था। फिर भी उसने कुछ नहीं से कुछ भला सोचकर सब सीख लिया। जेल का काफ़ी हिस्सा साफ हो चुका था, लेकिन फांग हैंग को पता था कि अभी असली काम बाकी है। तभी अचानक उसके सर्वाइवल रेडियो पर उसके दोस्त जिमी का एक इमरजेंसी मैसेज आया। फांग हैंग का दिल जोर से धड़का क्योंकि जिमी ने लिखा था कि वे मुसीबत में हैं और उसे तुरंत केबिन वापस आना चाहिए। लिू यू का भी एक मैसेज पढ़ा था जिसमें वो अपनी कंपनी में शामिल होने का ऑफर दे रहा था, लेकिन फांग हैंग ने उसे मुफ्तखोर समझकर इग्नोर कर दिया। वो अपनी माउंटेन बाइक उठाकर तेजी से केबिन की तरफ भागा। जब वो पहुंचा तो देखा कि केबिन को किसी किले की तरह बंद किया गया था। अंदर लियाओ बुफान बहुत गुस्से में था। उसने बताया कि जब लिू लिन कुछ खिलाड़ियों के साथ सामान का ट्रेड करने गई थी तो उन लोगों ने धोखा दे दिया और सारा खाना लूट लिया। फांग हैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि लालची इंसानों से भी है। लिू लिन ने दुखी होकर बताया कि वो एक औरत को देखकर धोखे में आ गई और तभी बाकी लोगों ने उसे घेर लिया। फांग हैंग समझ गया कि अब उसे अपनी सुरक्षा और भी कड़ी करनी होगी।